हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। गुड इवनिंग जी, आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग। देखिए, आज क्लास होगी आपका बीपीएससी प्रधान शिक्षक की समान अध्ययन की। आपकी समान अध्ययन का टेस्ट होगा यहाँ पे, और इसमें टेस्ट नंबर ये है आपका 14 टेस्ट, और इसमें हम लोग 75 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सभी लोग आ जाइए जल्दी से, क्लास शुरू होने वाली है। काफ़ी गर्मी बढ़ गई है और आप लोग भी थोड़ा सा लू वगैरह से बच के रहना है ना। पानी वगैरह पीते रहना है। डेली आपकी जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि 9 बजे से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये टेस्ट आपके सिलेबस के अनुसार हो रही है। सारे सवाल को आपको देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। जो भी कन्फ्यूजन हो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करें आज की टेस्ट। टेस्ट नंबर है 14। इसके पहले देखिए 13 टेस्ट आपका हो गया है, जिसमें डीएलएड समान अध्ययन भी करवाया गया है। उसके अलावा डीएलएड का नोट्स भी आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड कराया गया है, उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, टेस्ट को देते रहिएगा, ठीक है। और जो लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें आपको 399 का चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल पाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको पे करके आपको व्हाट्सएप करना होगा, उसके बाद आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसी नंबर पर। अगला प्रश्न जो आज का हम शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख लीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, यानी कि बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन कौन से हैं। देखिए, बौद्ध धर्म से हर एक टेस्ट में हम क्वेश्चन एक न एक रखते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और जैन धर्म से भी आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, बौद्ध शिक्षा का ना 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये 3 केंद्र आपको याद रखना है। 3 केंद्र में आपके आ जाएगा नालंदा, आपका वल्लभी और विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जो है, ये 3 मैं जो नाम लिया हूं, ये 3 प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, है ना। ये आपको याद रखना है, नेपाल में इनका जन्म हुआ था, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। इनका एक पुत्र भी था, राहुल, वो ध्यान रखना है ना। इनकी पत्नी भी थी, और सबको सोए हुए छोड़ करके इन्होंने घर को त्याग दिया, और इनको जाकर के फिर दोस्तों बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, और फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दूसरा नंबर की स्यादवाद का सिद्धांत कौन सा है? स्यादवाद का सिद्धांत जो है ये लोकायत धर्म का है, या शैव धर्म का है, या जैन धर्म का है, या फिर वैष्णव धर्म का है? तो स्यादवाद जो है दोस्तों ये किस धर्म का सिद्धांत है, ये आपको बताना है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्यादवाद, ये होता है जैन धर्म का, ठीक है। स्यादवाद जो सिद्धांत है ये जैन धर्म का दोस्तों है आपका। और आपको पता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, और उन्होंने ही दोस्तों आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाया था, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा जाता है, ठीक है। तो स्यादवाद क्या हुआ कि मतलब कि बीच का मार्ग अपनाना। स्यादवाद का मतलब ही है बीच का मार्ग अपनाना, या फिर इसी को कह सकते हैं अनेकांतवाद भी इसी को कहा जाता है। और ये महावीर स्वामी ने शुरू किया था आपका, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल 24 तीर्थंकर थे, और ये लास्ट तीर्थंकर थे, ठीक है। पहला कौन थे? ऋषभ देव, है ना। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि अलार कलाम कौन थे? बताइएगा, अलार कलाम कौन थे दोस्तों? ऑप्शन आपको दिया गया है 4, फटाफट इसको पढ़िए, जवाब दीजिए, है ना। तो अलार कलाम कौन थे?
अलार कलाम जो थे दोस्तों, ये आपके महात्मा बुद्ध जो थे इनके गुरु थे, है ना। महात्मा बुद्ध जो थे इनके गुरु थे आपके अलार कलाम। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे और उनसे दीक्षा ली थी। तो अलार कलाम जो थे दोस्तों इनके गुरु थे, है ना। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो को आपको सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक बटन पे आपको प्रेस कर देना है ना। वीडियो को लाइक कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 का हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगन, है ना। ऋषि गौतम रहुगन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ये कई बार पुस्तक आपको पूछा गया है। किताबुल हिंद किताबुल हिंद जो रचना है इसके प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो इसके प्रसिद्ध लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलबरूनी। जी हाँ दोस्तों, अलबरूनी ही किताबुल हिंद पुस्तक लिखे थे। और अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी क्या था, तो बहुत प्रमुख व्यक्ति था। और उसका वास्तविक नाम क्या था, अलबरूनी का वास्तविक नाम था अबू रेहान। क्या नाम था इसका वास्तविक नाम, अबू रेहान इसका वास्तविक नाम था अलबरूनी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 कि 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। जी हाँ, 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, तो उसमें जो भाग लेने वाले जो सिपाही थे सर्वाधिक संख्या में कहां से भाग लिए थे, है ना। बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से। देखिए, तो 1857 में सबसे अधिक संख्या में जो भाग लेने वाले थे दोस्तों वो था आपका अवध से, है ना। वो कहां से था, वो अवध से सबसे अधिक संख्या में 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अवध से दोस्तों हर एक परिवार से दोस्तों उसमें भाग लिया गया था, है ना। हर एक परिवार का सदस्य 1857 में भाग लिया था आपका। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। जी हाँ, जब गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हो गया, है ना, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व किसे सौंपा गया, है ना। आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों 7 नंबर का, 7 का आंसर हो जाएगा आपका देखिए, बुद्ध ने जब इनकी मृत्यु हुई तो ये किसी को भी अपना बौद्ध संघ का नेतृत्व नामित नहीं किया था, ठीक है। ना ही आनंद को और न ही महाकश्यप को, न ही उपाली को। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बल्कि उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे, यानी कि उसी को मार्गदर्शक बताया था इन्होंने दोस्तों, ठीक है, अपने उपदेश को ही, है ना। किसी को भी ये नामित नहीं किया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछा गया सवाल है। नचिकेता और यम की कहानी सबको पता है, ठीक है। तो ये किस उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो वर्णन किया गया है दोस्तों वो किया गया है कठोपनिषद में। किसमें किया गया है, कठोपनिषद में इसका वर्णन आपको मिलेगा। और इसी में यम और नचिकेता की कहानी आपको देखने को मिलेगा। नचिकेता को उपदेश क्या दिया गया था कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न कभी इसकी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। दोस्तों, ये यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, आपको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका
9 नंबर है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? बताइए, पृथ्वीराज विजय इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक है पृथ्वीराज विजय और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? फटाफट आप लोग देखिए, इसका आंसर बताइए 9 का क्या होगा। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों, जयानक हो जाएंगे। जयानक यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर की शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी है ना। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो कालिंजर विजय के समय, है ना। कालिंजर विजय के समय, कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में और इसी समय शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1545 में। कालिंजर विजय के दौरान शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी, ये बारूद के फटने के कारण ये जल गए थे और इसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिंजर में। आंसर क्या हो जाएगा? कालिंजर में, है ना, कालिंजर विजय के दौरान। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। 11 नंबर है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों एक दल बनाए थे और जो दल बनाया गया था 1939 में, ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है और उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। आपको पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे दोस्तों आपका 1939 में आपका, ठीक है ना। यानी कि 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 12 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? जी हां, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 9 अगस्त की घटना है, 9 अगस्त 1942, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को बंबई में, है ना, गांधी जी और जितने भी प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनको बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी को रखा गया था आपको बंबई में, है ना। यहाँ तो आपको बंबई दे दिया है, लेकिन ऐसे बंबई जल्दी ऑप्शन में नहीं देता है, ज़्यादा करके देगा आपको आगा खां पैलेस, ठीक है। तो आगा खां पैलेस यानी महल में रखा गया था दोस्तों गांधी जी को नज़रबंद करके, और जितने भी प्रमुख नेता थे सबको मतलब कि बंदी बना लिया गया था 0 आवर के तहत, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त को आपका शुरुआत हुआ था और 9 अगस्त को सबको बंदी बना लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? जी हाँ, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो ये घटना है 1942 की, और 1942 में अगर पूरा डेट अगर देखा जाए तो 8 अगस्त, है ना, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। समर्थन कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसको पेश कौन किए थे, है ना, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और पटेल जी इसका समर्थन किए थे 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 14 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जितना आपका प्राचीन भारत से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मेडाइवल, मतलब ये आधुनिक भारत, है ना। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा सवाल आपको अगर हिस्ट्री से पूछेगा, ठीक है। और प्राचीन में अगर पूछेगा तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आपका मौर्य वंश, है ना, इन सभी से आपको ज़्यादा पूछेगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि इसका नेतृत्व जो किया था वो किए थे महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही ना शुरुआत की गई थी इसकी, तो आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो
आंदोलन जो था ये कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइएगा, है ना। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, तो ये वंदे मातरम कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना था। तो शीर्षक गीत जो बना था दोस्तों, है ना, आपको पता है कि भारत में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ था आपको कब, तो 1905 ईस्वी में, है ना। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 की वो घटना है जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान रखना है कि शोक दिवस कब मनाया गया था। 16 अक्टूबर को कहाँ मनाया गया था, बंगाल में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में, है ना, स्वदेशी आंदोलन में ही दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है ये शीर्षक गीत बन गया था, है ना। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। वंदे मातरम गाते हुए जो लोग थे वो प्रदर्शन किए थे, इसीलिए वंदे मातरम मतलब स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर की, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस के दोस्तों राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। तो इसके राजनीतिक गुरु जो थे वो थे आपको चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे। कहाँ गया देश बंधु, CR दास, है ना, देश बंधु चित्तरंजन दास इसके राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना भी CR दास के द्वारा ही किया गया था। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब, तो 1923 ईस्वी में किया गया था, वो भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 17 नंबर। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। जी हाँ, काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था दोस्तों, कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र आप याद रखिएगा 1925 में, यानी कि 1925 में हुआ था आपका, ठीक है। और इसमें काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था, किसको किसको फांसी पर चढ़ाया गया था, याद है, याद रखिएगा, है ना। था काकोरी कांड में दोस्तों 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, है ना। टोटल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था काकोरी कांड में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद इसमें से फरार हो गए थे। तो फांसी पर किसको किसको चढ़ाया गया था, याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां लिखना है तो लिख लीजिए, रोशन लाल थे और चंद्रशेखर आजाद थे, नहीं, रोशन लाल थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे दोस्तों जिनको फांसी हुआ था, और चंद्रशेखर आजाद तो फरार हो गए थे, है ना। ये मतलब हाथ में नहीं आए थे, ये भाग गए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो भी लिखते हैं तो पॉज कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, उसके बाद लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय, देखिए यहाँ पर सवाल कई प्रकार से पूछा जाता है ना। ये भारतीय शब्द लगा दिया है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब हो जाता एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर भारतीय शब्द लग गया है, तब आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू हो जाएगा दोस्तों, सरोजनी नायडू याद रखना है। सरोजनी नायडू कौन थी दोस्तों, तो एक राष्ट्रवादी नेता थी, नेत्री थी, नेता नहीं क्योंकि महिला थी ना, नेत्री इसको कहेंगे, और ये कवित्री भी थे, है ना। और ये हुआ था कब, तो 1925 ईस्वी में, है ना। 1925 में ही इनको कांग्रेस में मतलब कांग्रेस के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1925 में जो अध्यक्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर अधिवेशन में हुआ था। और इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर कहा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो बनी थी आपका 1917 में एनी बेसेंट, है ना, वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर सवाल देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। बताइए तत्कालीन, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि उसका ऑप्शन काफ़ी बड़ा है ना। अब देखिए ऑप्शन दिख रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। स्वदेशी आंदोलन अभी आपको बताए थे 1905 में हुआ था, है ना, और इसी समय आपको जो वंदे मातरम था ये शीर्षक गीत बन गया था। तो इसका तत्कालीन कारण क्या था स्वदेशी आंदोलन का, क्या होगा आंसर भाई। देखिए स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तत्कालीन कारण था दोस्तों वो बंगाल विभाजन था, है ना। सिंपल सी बात याद रखिएगा, बंगाल विभाजन था इसका तत्कालीन कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था आपका, है ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर है कि ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. निविन्सन जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे दोस्तों। ब्रिटिश एक पत्रकार थे एच.डब्ल्यू. निविन्सन, ये किससे जुड़े हुए थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, है ना। ये आपका ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. निविन्सन जो थे दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन से आपके जुड़े हुए थे। ठीक है, याद रखना है स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है कि सभी प्रकार के जलवायु, अब देखिए आ जाइए ज्योग्राफी में, है ना। हिस्ट्री आपका हो गया, प्राचीन भारत भी देख लिए, मेडाइवल भी देख लिए और आधुनिक भारत भी देख लिए, है ना। तीनों हम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन था आपका तीनों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आपको हिस्ट्री से पूछा जाएगा और ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पॉलिटी से रहेगा और इकोनॉमिक्स से सबसे कम रहेगा। प्रश्न है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है ना। देखिए जितने प्रकार के जलवायु कटिबंध है, जैसे कि उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, आपका शीत कटिबंध है, तो सभी जलवायु जो है वो किस महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। तो वो महाद्वीप है आपको एशिया महाद्वीप, है ना। एशिया महाद्वीप में दोस्तों आपको देखिए मैंने कई बार इससे संबंधित आप लोग को बता चुका हूं, जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी और ये है आपका 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक जो क्षेत्र है ना, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसका जो क्षेत्र पड़ता है इसको कहते हैं दोस्तों आपका उष्ण कटिबंध, है ना। इसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। और 23.5 से लेकर के 66.5 तक वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये वाला, है ना, तो इसको कहा जाता है शीत कटिबंध, है ना। उसी प्रकार से साउथ में भी उसी प्रकार से हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी। ठीक है, तो भारत नहीं मतलब एशिया महादेश में सभी प्रकार के कटिबंध आपको देखने को मिल जाएगा। उष्ण कटिबंध भी है, शीतोष्ण भी है और शीत कटिबंध भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर एशिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 22 नंबर है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। बताइए दोस्तों, शिवालिक श्रेणी। देखिए हिमालय जो है हमारा दोस्तों, हिमालय जो है ये हिमालय 3 भागों में ये आपका बटा हुआ है ना। 3 श्रेणियां हैं हिमालय की, कौन कौन सी, तो आपका महान हिमालय, है ना, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। तो 3 श्रेणी है आपकी हिमालय की। तो ये पहला है महान हिमालय, बीच वाला है मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाले को कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों ये हुआ था सेनेजोइक काल में, है ना। सेनेजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ये भी हिमालय का ही भाग है और आज से लगभग 5 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, सेनेजोइक युग में हुआ था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, सेनेजोइक काल में हुआ था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों की सबसे बड़ी भंडार है। देखिए भारत में सबसे अधिक खनिज कहाँ मिलेगा, बिहार में खनिज है, नहीं है, है ना। देखिए भारत में अगर आपको खनिज देखना है तो आप चले जाइए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में, है ना। प्रायद्वीपीय भारत में बहुत ज़्यादा खनिज है। उसके अलावे आपको भारत में जो खनिज मिलेगा वो मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, है ना। नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में भी खनिज है, यानी कि दक्षिण में पश्चिम में नहीं है, उत्तर में तो खनिज है ही नहीं है,
दक्षिण में है और इसका लेकिन आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में आपको ज़्यादा खनिज मिलेगा, जैसे कि दक्षिण पूर्व में कौन है, आपका झारखंड है, आपका मेघालय उघालय में है आपका खनिज, उसके अलावा आपका यहाँ पर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, खाली खनिज ही खनिज है दोस्तों, ठीक है ना। जिसमें छोटा नागपुर का पठार हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार आपको पूरा झारखंड वाला क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, उड़ीसा का पठार इसमें आ जाता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग देखिए दक्षिण मार रहे थे, अगर ऑप्शन में प्रायद्वीपीय भारत रहता तो प्रायद्वीपीय भारत आप टिक कर सकते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए बनाने पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से ऑप्शन बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें चार्ज आपको लगेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। पेरू की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइएगा भैया। पेरू की राजधानी, है ना, लिस्बन है, लीमा है, मैड्रिड है या काराकम है। देखिए पेरू की राजधानी कहाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लीमा, है ना। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो ये पेरू की राजधानी आपका लीमा है। पेरू जो है ना दोस्तों, ये आपका किस महादेश में पड़ता है, तो पेरू जो है दक्षिण अमेरिका महादेश में है ना। दक्षिण अमेरिका महादेश में एक छोटा सा देश है आपका पेरू। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अंतिम आंकड़ों के आधार पर भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही क्रम बताइएगा। सबसे कम साक्षरता वाला दोस्तों, है ना, 2011 के अनुसार। तो आपको पता है कि सबसे निचले स्थान पे कौन है, तो अपना बिहार है ना। बिहार के बाद हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। बिहार का साक्षरता दर अच्छा कितना है, लिख लीजिएगा। बिहार का साक्षरता दर 61.8 है ना। उसके बाद नंबर आएगा अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो है 65.4%, 2011 के अनुसार हम कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान का नंबर आएगा। राजस्थान का साक्षरता दर कितना है, तो राजस्थान का हो जाएगा 66.1। उसके बाद आ जाएगा झारखंड का दोस्तों, तो झारखंड का साक्षरता दर क्या है, 66.4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, क्योंकि 4 अंतिम वाला आपसे पूछ रहा था। ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम में, है ना, आरोही क्रम में ये आपसे पूछ रहा था। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सबसे कम किसका है, बिहार का, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड आएगा। अगर अवरोही कह देता तो झारखंड आता, फिर राजस्थान आता, फिर अरुणाचल आता, तब सबसे लास्ट में बिहार आता, क्योंकि सबसे नीचे कौन है, बिहार है, इसीलिए सबसे पहले आपका बिहार हो गया। आरोही क्रम पूछ रहा था, ये आपको ध्यान देना है ना, क्योंकि आरोही और अवरोही में लोग गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। आरोही जब पूछे तो ये हो जाता है बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते। तो देख रहे हैं 61.8 से ज़्यादा किसका है, 65 है, और 65 से ज़्यादा 66.1 है, और 66.1 से ज़्यादा है 66.4 है, ठीक है। याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको घुमा देता है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। कहा है निम्नलिखित में से किए एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, बताइए किस एक नगर में यहाँ पर होगा, किस एक नगर में, है ना। वो कौन सा नगर है जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु, देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर नहीं पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या होगा दोस्तों 26 का, 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ना, भूमध्य सागर तो आपको पता है कि कहाँ पर है। भूमध्य सागर वैसा दोस्तों एक सागर है जो 3 महादेश से घिरा हुआ है। एक तो आपका यूरोप से, एशिया से, और आपका अफ्रीका महादेश से, ठीक है। और भूमध्य सागर से ही आपका पश्चिमी विक्षोभ उठता था, है ना, जो जाड़े दिन में बारिश होता है भारत में, तो वो भी भूमध्य सागर से ही उठता है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है दोस्तों, ये रोम में देखने को मिलेगा आपको। रोम के अलावे आपको लॉस एंजल्स में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। केप टाउन में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 27 नंबर की ब्लैक पर्वत कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक पर्वत, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया दोस्तों। ब्लैक पर्वत जो है दोस्तों, देखिए ब्लैक है, येलो है, वाइट है, ये जितना कलर से संबंधित अगर आपको पूछे ना, तो आपको कहाँ मार देना है, अमेरिका। कलर से संबंधित पूछे तो आपको अमेरिका कर देना है। वाइट है, येलो है ना, ब्लैक है, ये सारा आपको कहाँ है, तो यूएसए में पड़ता है आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक पर्वत कहाँ हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में ये स्थित है दोस्तों, और यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है।
अगला प्रश्न है आपका 27 हो गया। 28 नंबर आइए, कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है। देखिए लोहा जो पाया जाता है ना, किस क्रम के चट्टान में पाया जाता है। देखिए लोहा आपको अधिकतर मिलता है दोस्तों धारवाड़ तंत्र में, हाँ ना, याद रखना है, धारवाड़ तंत्र में आपको लोहा मिलता है। ठीक है, धारवाड़, यानी कि भारत में लौह अयस्क जो है प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ जो दोस्तों ये भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है, और ये आपको दिखेगा कहाँ पे, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी कौन सा नहीं है, हाँ इस प्रकार का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, तो आपको राजधानी पता रहेगा तब तो बनाइएगा। देखिए बर्लिन जो है दोस्तों ये किसकी राजधानी है, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है ना, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है। कैनबरा किसकी राजधानी है, तो कैनबरा जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ना, आपको पता है कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। उसके बाद आपका आता है नंबर न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क किसी की राजधानी नहीं है, न्यूयॉर्क क्या है, तो एक शहर है ना। और बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है ना, बीजिंग आपकी चीन की राजधानी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क दोस्तों एक शहर है अमेरिका का, अमेरिका का राजधानी आपको वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क एक प्रमुख शहर है दोस्तों, राजधानी नहीं है, अमेरिका की राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर। 30 नंबर है कि भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं। तो देखिए भारत में अधिकतम तो आपको पता है है कि नहीं, अपना बिहार है ना, अधिकतम अपना बिहार है, और न्यूनतम आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, तो बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कितना है, तो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन घनत्व अगर कहे तो घनत्व अपना बिहार में है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है बताइएगा, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग या भारतीय सांख्यिकी संस्थान। देखिए राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो करता है दोस्तों आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कई बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए जितने सवाल हैं ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे गए भी हैं है ना, जो क्योंकि पूछा हुआ रिपीट हमेशा एग्जाम में होते रहता है दोस्तों है ना, और ये सब बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। इसलिए कहते हैं कि पूरा आपको देखना है, ध्यान से देखना है, जो नहीं आता है उसको आप एक डायरी में नोट करते हुए चलिए फटाफट 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 है ना। हम लोग भी तैयारी करते थे तो ऐसे ही, जो आ रहा है उसको नहीं नोट करते थे, जो एक्स्ट्रा सर बता रहे हैं उसको नोट कर लिए, और जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लिए, जो आ रहा है उसको छोड़ते हुए चल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छा तैयारी हो जाता है, और फिर वो डायरी को आपको रिवीजन कर लेना है एक बार है ना। डायरी को क्या करना है, बस थोड़ा सा देख लेना है, काम खत्म हो जाएगा। यही आपको तैयारी करने का मेन तरीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है आपका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी नंबर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को CSO भी कहते हैं है ना, शॉर्ट में है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी, यही तो एक्स्ट्रा चीज हम बता रहे हैं, यही तो एक्स्ट्रा बता रहे हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी है ना, यही चीज आपको नोट कर लेना है, CSO की स्थापना 1951 बस, और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 32 नंबर कि ऑपरेशन ब्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन ब्लड का संबंध किससे है, सॉरी ब्लड नहीं है, फ्लड है दोस्तों, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती पढ़ लिया है ना, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड है ब्लड नहीं है, हम भी सोच रहे थे ऑपरेशन ब्लड क्या होता है भाई, ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन और उसके वितरण से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक ना, याद रखना है ऑपरेशन फ्लड। इसी को व्हाइट क्रांति भी कहते थे है ना, श्वेत क्रांति भी इसको कहा जाता है, दूध उत्पादन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर कि निम्नलिखित फसलों में से किसे
हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था? बताइए, निम्नलिखित फसलों में से किसे दोस्तों हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ? तो हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, है ना। पंचवर्षीय योजना से आपको जरूर पूछा जाएगा। कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्रांति अगर पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति में आपको याद रखना है गेहूं जो था दोस्तों सबसे अधिक उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था गेहूं को, ठीक है ना। और हरित क्रांति कब हुआ था? तो 1966 से 66-67 में हुआ था आपको हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है भारत के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर की 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या कितनी है? 8वीं योजना के तहत आपको कह रहा है दोस्तों, है ना, कि जो योजना आयोग था ये भारत को कितने कृषि प्रदेश में बांटा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो भारत को दोस्तों, है ना, 15 कृषि प्रदेश में बांटा गया है, ठीक है। 15 कृषि क्षेत्र में बांटा गया है भारत को योजना आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर कि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? जो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं अवरोध और प्रतिबंध, उसको हटाने के लिए उसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या द्विपक्षीय समझौता। 35 का उसको कहते हैं दोस्तों उदारीकरण, है ना। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर, कह रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, गुलाबी क्रांति, है ना, सारे क्रांति आपको याद रखना है, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, है कि नहीं, सभी क्रांतियां आपको पूछा जाता है, श्वेत क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है ये हो जाएगा आपका किससे? गुलाबी क्रांति दोस्तों प्याज उत्पादन से है ना, प्याज उत्पादन से संबंधित है आपको गुलाबी क्रांति। और भी जैसे क्रांतियां हैं दोस्तों, काली क्रांति, है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको काली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए तो, है ना, नोट कर लीजिएगा सभी। काली क्रांति जो है ये है पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। एक पूछेगा आपको नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे हो जाएगा? तो नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति आपको याद रखना है खाद्यान्न उत्पादन से। एक है लाल क्रांति, बताइए लाल क्रांति किससे संबंधित होगा? तो मांस और टमाटर उत्पादन से। एक है आपका पीली क्रांति, तो पीली क्रांति हो जाएगा आपका तिलहन उत्पादन से। एक है आपका श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति है आपका दुग्ध उत्पादन से। ये सारे क्रांतियां आपको याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो छूट गया था। 37 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है दोस्तों अपना SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1955 ईस्वी में, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38 नंबर। 38 नंबर है कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वार्षिक जो समीक्षा तैयार होता है ना, आर्थिक समीक्षा जो होता है वार्षिक, इसको तैयार करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो इसको तैयार करता है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा, है ना, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे प्रत्येक वर्ष बजट से पहले दोस्तों भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है आर्थिक समीक्षा। याद रखिएगा, बजट जब पेश होता है ना उससे पहले ही इसको मतलब संसद में रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39 नंबर की गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है? बताइए, है ना, गाय की बहुत सारी नस्ल है जो अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका गंगा तीरी, हरियाणा, साहिवाल। साहिवाल का नाम सुने हैं? साहिवाल जो गाय है दोस्तों ये प्रमुख रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है ना। तो यही चीज़ तो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और ये दूध देने वाली बहुत अधिक दूध देती है ये, ठीक है, यानी कि इसकी दूध देने की क्षमता क्या होता है? काफ़ी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। इसके बाद है आपका 40 नंबर सवाल कि राजकोषीय नीति किससे संबंधित है?
राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? निर्यात आयात, लोक राजस्व व्यय, मुद्रा के निर्गम या फिर जनसंख्या नियंत्रण। तो राजकोषीय नीति का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका लोक राजस्व एवं व्यय से संबंधित होता है। लोक राजस्व एवं व्यय से संबंधित होता है आपका राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, फेवरेट सवाल है, कई बार 1000 बार एग्जाम में पूछा होगा, ये हजारों बार है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसको किसको कहा जाता है? 41 का क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो 32 में है दोस्तों। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ही 5 प्रकार के रीट की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर B.R. अम्बेडकर लगा दिया जाए तब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, अगर B.R. अम्बेडकर नहीं है तब हो जाएगा आंसर आपको प्रस्तावना को। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? देखिए, संघीय न्यायपालिका भाग पूछ रहा है। हमारे संविधान में टोटल भाग कितने हैं? तो टोटल 22 भाग हैं, है ना, 22 भाग हैं। और मूल संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद, ये आपका मूल संविधान में है ना। ये संविधान है दोस्तों हमारा, ठीक है, हमारा निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 42 का भाग 5 में आपका वर्णन किया गया है आपका संघीय न्यायपालिका का। ठीक है, भाग 5 में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 43 नंबर। और वीडियो को आप लोग थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। और डेली जो टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से होती है, डेली टेस्ट, है ना। टेस्ट आपको देने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब, जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब बटन को आपको दबा देना है। ठीक है, सब्सक्राइब, जो दायां साइड जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है कैरियर परिवार के बगल में, है ना, उस पर आपको प्रेस कर देना है और ऑल पर प्रेस कर देना है। आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको डेली 9 बजे आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। आप उस पर क्लिक करिएगा, टच करिएगा, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक सिद्धांत कहिए या तत्व कहिए, इसका निरूपण किस लिए किया गया है? सामाजिक लोकतंत्र के लिए, या गांधीवादी लोकतंत्र के लिए, या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, या राजनीतिक लोकतंत्र के लिए। 43 का हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए ही दोस्तों इसको लाया गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है ये। और इसका जो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए, मूल कर्तव्य। देखिए, मूल कर्तव्य जो है ना दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था, है ना, संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उस समय तक हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में इसको जोड़ा गया दोस्तों आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। 42वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में और इसको जोड़ा गया 51 के ए के तहत। 51 के ए के तहत, अनुच्छेद 51 के ए में इसका वर्णन किया गया है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य तो था ही नहीं, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन 1000 बार पूछे गए हैं, है ना। मैं बार बार आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम हॉल में हड़बड़ी में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि मूल कर्तव्य जो हमारे मूल संविधान में कितने थे? एक को नहीं था, 0 था, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य है ही नहीं था।
इसको तो 1976 में आया है ना, अनुच्छेद 51 के ए के तहत। और भाग कितना में इसका वर्णन है, तो भाग 4 के ए में इसका वर्णन किया गया है ना, भाग 4 के ए में इसका वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है ना। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जब जोड़ा गया था तो इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है, याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 के ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है ना। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है, आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल, है ना। जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, यही अधिसूचना जारी करते हैं आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 46 नंबर। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे, ऑप्शन आपको दिख सके, है ना। 4 ऑप्शन दिख रहा है, अरे बाप रे, बड़का ऑप्शन है जी, तो इसको थोड़ा बड़े रह देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ये आपको बताना है। नहीं वाला पूछ रहा है ना, कौन सा सही नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है ना। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। बी नंबर ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है, ये तो उच्चतम न्यायालय अदालत है ना, और इसमें आप अपील कर सकते हैं। सी नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों को सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है दोस्तों, है ना। और डी नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये ठीक है, ठीक है। छोड़कर नहीं कर सकता ना, कोर्ट मतलब कोर्ट मार्शल के साथ में करेगा दोस्तों, है ना। आंसर नंबर सी आपका गलत है, गलत हमसे पूछ रहा था, ठीक है, क्योंकि ये सर्वोच्च जो सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है ना। तो यहाँ पर छोड़ करके लिखा था, ये गलत है ना, कोर्ट मार्शल के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया घुमा के, तो मूल कर्तव्य अभी ने बताए थे, इसमें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब, तो 1976 में जोड़ा गया था, है ना। अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 51 के ए में इसका वर्णन है। भाग कितना में है, तो भाग 4 के ए में इसका वर्णन है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। जब जोड़ा गया था तो कितना थे, तो 10 था मूल कर्तव्य, है ना। ये सारे चीज आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 48 नंबर। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, पंचायती राज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने सवाल मैं लाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा आपको, और इतना टेस्ट करवा दिए हैं। पीछे जो टेस्ट करवाया गया था वो आप जरूर देखिएगा, 100 से ज़्यादा टेस्ट करवाया गया था पहले, है ना। वो भी आप रिवीजन करते रहिएगा, है ना, करते रहिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। 73वें संविधान संशोधन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में ये आपको हुआ था 73वां संविधान संशोधन। लेकिन पंचायती राज जो ये प्रभावित कब हुआ, तो ये प्रभाव में आया आपका 24 अप्रैल से, है ना। 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आया था, ठीक है। तो अगर प्रभाव पूछे तो हो जाएगा 93, और ये संशोधन कब हुआ था, तो 92 में हुआ था, ठीक है। और इसके तहत दोस्तों भाग 9 में, है ना, एवं अनुसूची 11 इसको जोड़ करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। भाग 9 में इसको जगह दिया गया था पंचायती राज को, है ना। भाग 9 में इसको जगह दिया गया है, और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया है पंचायती राज के तहत। और अगर नगर निगम कहता तो नगर निगम के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, है ना। और नगर निगम जो है वो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 73वां हुआ था 92 में, और 74वां भी हुआ था 92 में ही। और आपका नगर निगम जो आपको उसको लागू किया गया था वो भी 93 में ही लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में वर्णित है। ये भी मैंने बताया, नहीं तो लगता है कल भी क्वेश्चन आया था। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मैंने कई बार बता चुका हूँ भाग 4 में,
है ना। भाग 4 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक। तो 36 से 51 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्व में ही तो कहा गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50 नंबर। चलिए हम लोग आधा शतक पूरा कर लिए, लेकिन आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, है ना, पता नहीं क्या दुश्मनी है। लाइक कर दीजिए भाई सभी लोग एक बार। ये क्या 50 नंबर सवाल है कि अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां कौन करता है। जो लाइक नहीं करेगा उनका रिजल्ट होगा ही नहीं, है ना, उनका रिजल्ट ही नहीं होगा। चलिए 50 नंबर बताइएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो हमारे करने वाले व्यक्ति कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति, है ना। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 126 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है, सर्वोच्च न्यायालय है 1, 2 का 4 में, है ना, 1, 2, 4 में। 124 में है सर्वोच्च न्यायालय। और कार्यवाहक अगर पूछे, कार्यवाहक न्यायाधीश कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कितने में है, तो अनुच्छेद 126 में है। नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का जो आविष्कार किया गया था, ये किया गया था दोस्तों आपको किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। जी हाँ, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। गैलीलियो कहाँ के थे, ये इटली के थे। ठीक है, कहाँ के थे, ये इटली के थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है दोस्तों, बताइएगा। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है, तो वायु की गति जो नापी जाती है वो आपको नापा जाता है एनीमोमीटर, है ना। एनीमोमीटर वायु की गति, और वायु दाब बैरोमीटर से। वायु दाब बैरोमीटर और वायु की गति अगर कहे तो एनीमोमीटर से। ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है बैरोमीटर, यही कंफ्यूज बहुत सारे लोग कर जाते हैं, है ना। वायु की गति की जगह दाब समझ जाते हैं और दाब की जगह गति समझ जाते हैं, तो फिर आपका भी रिजल्ट हुआ और कुछ बाकी है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। मानव रक्त की श्यानता का मुख्यतः कारण क्या है, ये बताइएगा। तो इसका मुख्य कारण है रक्त में प्रोटीन। रक्त में प्रोटीन मानव रक्त की श्यानता का मुख्य कारण। चलिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, फटाफट बताइए। 54 है कि WC का बनना RBC का विनाश होता है। WC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, कहाँ होता है ये पूछ रहा है। लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में। 54 का क्या हो जाएगा। देखिए हमारे शरीर में दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं, है ना। WBC मतलब क्या हुआ, व्हाइट रक्त कणिका, है ना, व्हाइट ब्लड सेल। और RBC मतलब रेड ब्लड सेल, है ना। तो लाल जो रक्त कणिका है इसका जीवन काल कितना होता है, RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जबकि WBC का कितना होता है, तो लगभग 4 दिन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बनता कहाँ है, तो ये बनता है दोस्तों कहाँ पर, प्लीहा में। सॉरी, विनाश पूछ रहा है दोस्तों, बनता नहीं, विनाश पूछ रहा है। सॉरी, विनाश होता है आपका प्लीहा में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, प्लीहा में। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, जी हाँ, LPG के मुख्य अवयव कौन से हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। LPG के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, है ना। तो प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नहीं, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा, है ना। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, है ना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में है। मीथेन, मीथेन कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। कार्य का मात्रक क्या होता है, बताइए। कार्य का मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो कार्य एक क्या है दोस्तों, कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य क्या है, अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है ना। इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर, जिसे जूल भी कहते हैं, जिसे जूल कहा जाता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा।
और जूल जो है ना ये ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 नंबर। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप से हम लोग सूक्ष्म चीज को देखते हैं, छोटे छोटे चीजों को देखते हैं, है ना। तो माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग होता है वो हो जाएगा आपका सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं, है ना। सूक्ष्म एवं जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है और पास में जो रखी होती है उसको हम लोग देखते हैं ना, कीड़े मकोड़े को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगला है 58 नंबर। कह रहा है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? बताइए। कोहरा में, तो कोहरा में क्या होता है दोस्तों? कोहरा में होता है आपका गैस में द्रव्य, है ना, गैसों में द्रव्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59 नंबर। 59 नंबर है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो रुधिर में यानी कि ब्लड में WBC कणिकाओं, है ना, व्हाइट ब्लड जो सेल होता है इसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया, है ना, ल्यूकेमिया इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ल्यूकेमिया जो है दोस्तों ये रक्त कैंसर इसको कहा जाता है ना, एक प्रकार का ये क्या है? ब्लड कैंसर है, जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। 60 नंबर है कि मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? मानव वृक्क यानी कि किडनी में दोस्तों पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक जो यौगिक है वो हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, आप इसको जरूर बनाइएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको देखते चलिएगा, है ना, पॉज करके आप इसको, काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसका आंसर मैं आपको दे दिया हूँ, है ना, और इसका बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कुछ रीजनिंग भी है और मैथ भी है ना, कुछ रीजनिंग भी है और मैथ भी है यहाँ पर। आप इसको जरूर 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप यहाँ से बनाइएगा। चलिए कुछ और प्रश्न है जिसको हम देख लेते हैं कि फ्रांस की मुद्रा क्या है? बताइएगा। फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस की मुद्रा दोस्तों, है ना, फ्रांस जो है दोस्तों ये एक यूरोपीय कंट्री है और फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस की मुद्रा यूरो है ना, फ्रांस की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर कि खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पूछ रहा है कहाँ स्थित है ना, तो ये स्थित है दोस्तों आपके भोपाल में, है ना। ये कहाँ है? ये पड़ता है आपका भोपाल में है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 15 फरवरी 1976 को हुई थी, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 15 फरवरी 1976 में इसकी स्थापना हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? बताइए। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, ये अनुच्छेद कितने में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 105 में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 105 में इसका वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बताइए। विश्व हिंदी दिवस बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि एक दिवस भी आपको जरूर एग्जाम में पूछेगा। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। और आज का लास्ट प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना है। अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 78 57 82 43 10। ठीक है, इसमें आपको 399 को आपका पे करना पड़ेगा, है ना, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मिलेगा। जो पुराने लोग हैं, जो पुराने हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, उनको मात्र 201 रुपया चार्ज लग रहा है, तभी आपको फिर नया पीडीएफ आपको मिल पाएगा, नोट्स मिल पाएगा। ठीक है, तो इसी नंबर पे आपको पे करके क्या करना है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप आपको कर देना है, फिर आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा, है ना। और वीडियो देखने के लिए वीडियो आप देख सकते हैं फ्री में, वीडियो देखने का चार्ज नहीं लगता है ना। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको 9 बजे से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बताइएगा। बुलंद दरवाजा ये है आपका फतेहपुर सीकरी में, है ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था,
याद रखना है। और ये कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में दोस्तों। और इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था। तो ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा जरूर बताना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दें। इसका आंसर दिया गया, आप लोग जो मैथ था ना 10 गो, वो मैथ जरूर बनाइएगा। और रीजनिंग भी था 2-4 गो, उसको भी बनाइएगा, क्योंकि 2-4 गो 10 गो आपको मैथ भी एग्जाम में पूछेगा और रीजनिंग भी पूछेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का ये टेस्ट रहा। और इसमें आपको देखिए, आपको यहाँ बता दिया गया जो न्यू टीचर हैं अगर वो जुड़ेंगे तो उनको 399 पे करना पड़ेगा। ये नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पे करना होगा। जो पुराने शिक्षक हैं वो भी नए ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनको 201 पे करना पड़ेगा, तभी उनको फिर नई सिरे से PDF नोट्स मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल। और जो भी पेमेंट करेंगे ना तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेके स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पर, है ना। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, यही नंबर हमारा फ़ोन पे गूगल पे भी है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, तैयारी करते रहना है, एकदम लगे रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आप सभी को दे दिया गया है। 16 नहीं 13 जून को, है ना। 13 जून को प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम है और 14 जून को प्रधानाध्यापक की एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 से 1.5 महीने आपके पास टाइम है। और देखिए एग्ज़ाम तो हो जाना चाहिए। अब क्या होता है, डेट तो दे दिया गया है BPSC के द्वारा, कैलेंडर में आप लोग देखे होंगे और ग्रुप में भी हम भेज दिए थे, आप लोग को बताते रहते हैं। तब ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग अपना तैयारी को जितना ज़्यादा हो सके आप करते रहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तैयारी होती है। और इसके अलावा शिक्षक की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, BPSC शिक्षक वाला जो था उसका भी तैयारी हम लोग करवाए थे, है ना। बहुत सारा रिजल्ट उसमें हुआ है, BPSC में तो खैर बहुत रिजल्ट हुआ है ना। और उसके अलावा सक्षमता हुआ था, सक्षमता की भी तैयारी हुई थी। सक्षमता में भी जितने लोग जुड़े थे लगभग सबका रिजल्ट हो गया, है ना। सबको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया लगभग। ठीक है, कुछ लोगों को इधर उधर मिला है। ठीक है, और अभी प्रधान शिक्षक हो रहा है तो इसमें भी देखिएगा आपको बहुत सारे रिजल्ट होंगे, हजारों रिजल्ट होगा, है ना। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।